ठीक है, गुड, क्लियर। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो, कल हम लोग का जो क्लास था उसको आज कंटिन्यू करना है। हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म लेकर के चल रहे थे उसमें से 4-5 तो कल ही कंप्लीट हो चुके थे। ठीक, उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिया था। अब वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट है, जिसका कि यूज तुमको आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी जो आने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स होने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अगर किसी को भी कहीं पे थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है तो बिना उसको क्लियर किए आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, उसको बिना क्लियर किए आगे नहीं बढ़ना है, अदरवाइज फिर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। आगे के क्वेश्चंस में फिर तुमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक, देखो, तो कल जिस कंसंट्रेशन टर्म पे हम लोगों ने छोड़ा हुआ था वो था मोल फ्रैक्शन। ठीक, उसके मैंने तुमको फॉर्मूले बता दिए थे। फॉर्मूले बताने के बाद उसके थोड़े से और आगे का डिटेलिंग देखते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल सीधा स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, देख लो, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जीटा साइन का यूज किया जाता है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग कोई सा भी एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कि एक सॉल्यूट प्रेजेंट और दूसरा सॉल्वेंट, या फिर दो किसी भी डिफरेंट लिक्विड्स का अगर हम लोग मिक्सचर लेते हैं तो उसमें से एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। यहां से मान लेते हैं कि इसमें एक सब्सटेंस ए मिलाया गया और एक सब्सटेंस बी मिलाया गया। ठीक है, ए का नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं एन ए है और बी का नंबर ऑफ मोल्स जो है ये है एन बी। क्लियर। तब के केस में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसके फॉर्मूले जो थे ये हो जाएगा जीटा ए। बोलने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि पूरे सॉल्यूशन में जो ए है वो किस फ्रैक्शन में अवेलेबल है। ठीक, अगर पूरे सॉल्यूशन को डिवाइड किया जाए इक्वल पार्ट्स में तो उसमें से कितना पार्ट जो है वो ए कंटेन करेगा। क्लियर। सेम वैसे ही आ जाएगा बी के लिए। बी के लिए बोलने का मतलब पूरे सॉल्यूशन में बी जो है ये कितने पार्ट में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अगर इसको हम लोग 3 पार्ट्स ले लिए, इसको हम लोगों ने 7 पार्ट्स ले लिया, तो टोटल मान लेते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा 10 पार्ट। ठीक है, अगर ये 3 पार्ट्स है वो 7 पार्ट्स है, तब के केस में दोनों मिलकर के टोटल 10 पार्ट्स बनाएंगे। इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकाला जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 10। बोलने का मतलब आउट ऑफ 10 पार्ट्स जो कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन होने वाला होगा उसमें से 3 पार्ट जो है ये सब्सटेंस ए का होगा। ठीक है, वहीं अगर जीटा भी निकाला जाए, जीटा भी, तब के केस में इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये 7/10। बोलने का मतलब आउट ऑफ ये 10 पार्ट्स जो बी सब्सटेंस है वो 7 पार्ट अवेलेबल है। क्लियर। ठीक है, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। अब इसको लिखने का, सॉरी, इसको जो बनाने का तरीका या फिर फॉर्मूला जो रहता है ये हो जाएगा यहां से एन ए डिवाइड बाई एन बी, सॉरी एन ए प्लस एन बी। क्लियर। जहां से एन ए जो है ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और एन बी जो है ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर। ठीक, यहां से फिर जीटा बी, जीटा बी का वैल्यू आ जाएगा यहां से एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर। अगर इन दोनों को ऐड करते हो, अगर इन दोनों को ऐड करते हो बोलने का मतलब जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ये हो जाएगा एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम, तब ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी और ऊपर में भी आ जाएगा एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू, इसका वैल्यू होता है 1। बोलने का मतलब जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू ये आता है 1। एक फॉर्मूला तुमको ये भी याद रखना है, इसका भी बहुत सारे प्लेसेस पे तुमको यूजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां से जैसे मान लो किसी एक का तुमको मोल फ्रैक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको सीधा 1 से अगर सेपरेट कर दोगे तो तुम्हारा दूसरे का मोल फ्रैक्शन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ से जीटा ए का वैल्यू मान लो गिवन है तो जीटा बी अगर निकालना होगा तो जीटा ए को इधर ट्रांसपोज कर दो, तब ये केस में हो जाएगा ये जीटा बी इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा ए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला तुमको अलग से नोट डाउन करना है, जल्दी करो भाई, ये मे भी कल नहीं बताया गया था। और यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका था ये तुमको बता दिया गया था। जैसे अगर एन ए निकालना है, एन ए निकालने के लिए इसका हो जाएगा गिवन मास, और गिवन मास को मैंने बोला था उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना है, और मोलर मास बोलो या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलो इसको तुमको एम से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तब के केस में यहां से एन ए का वैल्यू, सॉरी एन ए का जो फॉर्मूला आ जाएगा ये हो जाएगा गिवन मास, बोलने का मतलब डब्ल्यू ए डिवाइड बाई मोलर मास मतलब कि एम ए।
ठीक। और एन बी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से डब्ल्यू बी मतलब गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी। यहां से तुमको गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मिलेगा, ठीक है। और सेकंड वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मिलने वाला है। जल्दी इतने सारे फॉर्मूले फटाफट नोट डाउन करो, तो जल्दी करो, इतने फॉर्मूले जल्दी नोट डाउन करो भाई। डन डन, गुड, वेरी गुड। तो देखो आगे देखो, अब यहां से इन सारे फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर थोड़ा मोड़ा भी यहाँ पे डाउट है तो अभी आने वाले क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो फिर वो क्लियर होते चलेगा, ठीक है। चलो तो मैं पहला इसके रिलेटेड एक्चुअली 3 क्वेश्चंस में भी हूँ, ठीक। तो 3 क्वेश्चंस में से एक आध दो तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी एक आध तो तुमको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ठीक, कल हम लोगों ने यहां तक का क्वेश्चन बनाया हुआ था, ठीक, यहां तक का क्वेश्चन बनाया हुआ था। देखो एक चीज दिमाग में बिठा लो, जिससे अभी भी क्वेश्चन सॉल्व होना ठीक तरीके से स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक, वो प्रीवियस वीडियोस जिसमें जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उन सारे वीडियोस को रिपीट में देखो फिर से, और उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करते हुए आया है। अगर किसी का क्वेश्चन सॉल्व करने में छूट गया रहेगा या फिर कोई छोड़ करके आए हुए रहोगे तो आगे के क्वेश्चन में तुमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अभी ये इनिशियल टाइम है, अभी बहुत धीरे धीरे चलते हुए चल रहा है, समझे। अगर थोड़ा सा भी डिले करोगे और सोचोगे कि आगे चल करके फिर से वापस से रिपीट कर लेंगे तो तुम्हारे सामने में इतना बोझा आ चुका रहेगा फिर पढ़ने का उसको और इच्छा नहीं हुआ, क्लियर। तो इसी वजह से अभी इनिशियल फेज में हो, जो भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए उसको वापस से वीडियोस में जाओ और सारे बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वापस से आओ, तब जाकर के आगे के क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। देखो भाई, तो ये क्वेश्चन तक कल हो चुका था। आगे आज हम लोग को देखना है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो है ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको पहले रीडिंग करो जल्दी फटाफट, पहले रीडिंग करो फिर इसको सॉल्व करवाते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ 8 in कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार समझने का कोशिश करो कि उसमें क्या क्या चीजें तुम्हारा गिवन है, और उसी बेसिस पे, जिस बेसिस पे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, इस क्वेश्चन के बेसिस पे तुमको गिवन चीजों को पहले अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक, ताकि तुमको ये पता चल पाए कि क्वेश्चन में क्या क्या एलिमेंट्स गिवन है और वो जो गिवन एलिमेंट्स है उसको तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कोई सा भी न्यूमेरिकल, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उसमें जो भी एलिमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, वो तुमको समझ में आना जरूरी है, समझे। तो पहले उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश करो, इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। पहले नोट डाउन करो, भले सॉल्व मत करो, इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, नोट डाउन करो जल्दी। हो गया, ठीक है भाई। चलो देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन बोलने का मतलब ये हो जाएगा C6H6, ठीक, C6H6 in a solution containing 30% by mass of it in कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब हो जाएगा CCl4, ठीक है। इसमें से कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है ये गिवन ही नहीं है, किसी को भी कुछ भी एज्यूम कर लो चल जाएगा काम, ठीक। मान लेते हैं हम लोग ये, इसको हम लोग ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं सब्सटेंस बी, ये सॉल्यूट हो गया, और ये इसको मान लेते हैं सब्सटेंस ए, बोलने का मतलब ये हो जाएगा सॉल्वेंट। हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इसमें से बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन का जब निकालते हैं देखो ध्यान से, सबसे पहले तो देख लो कि जो बेंजीन है, बेंजीन का गिवन मास कितना है। तो बेंजीन को अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट मानते हैं तो सॉल्यूट के हिसाब से यहाँ पे देखो 30% बाई मास ऑफ इट बोल रहा है यहाँ पे, तो 30% बाई मास दे दिया, बोलने का मतलब अगर पूरा सॉल्यूशन अगर तुम्हारा
100 ग्राम का होगा, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का होगा तो उसमें से 30 ग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्लियर। तो गिवन मास ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहां से, 30 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम। हम लोग पूरा सॉल्यूशन को मान करके चल रहे हैं 100 ग्राम, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का होगा तो बेंजीन जो है ये 30 ग्राम का हो जाएगा। इसमें लिख लो पहले, लेट सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया गिवन मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू, यहां से आ गया 30 ग्राम। क्लियर। अब हम लोग को निकालना है इसमें से नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हम लोग के पास जो फॉर्मूला है जीटा C6H6, अगर ये निकालने वाले हैं तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, बोलने का मतलब C6H6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6। ये हमारे लिए फॉर्मूला बनने वाला है। अब यहां से हम लोग को एक एक करके पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ये हो गया गिवन मास, और मोलर मास निकालना है हम लोगों को बेंजीन का। बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू इतना, मोलर मास इसका हो जाएगा ऑफ बेंजीन C6H6 इक्वल्स टू C6 मतलब कार्बन 6, ये हो जाएगा 72 और 6 78, तो ये आ गया 78 ग्राम, ठीक। तो यहां से हम लोग निकालते हैं NC6H6, ये हो जाएगा NC6H6, बोलने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, यहाँ पे पूरा लिख लेना स्टेटमेंट में, ठीक। इक्वल्स टू NC6H6 कितना आ जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है। गिवन मास यहां से हो गया 30 और यहां से मोलर मास इसका हो जाएगा 78, इक्वल्स टू, इसको जब डिवाइड देंगे तो 15 और 39 0.38 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। 0.38 समथिंग कुछ आने वाला होगा, एक बार चेक कर लेना। फिर भी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं स्पीड में कैलकुलेट किया हुआ हूं, मे भी वो थोड़ा सा डिफर कर जाए। आगे देखो, जैसे यहां से हम लोगों ने NC6H6 निकाला हुआ है, वैसे ही अब ये सारे, और स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, तुम अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि तुमको इसको समझना है। अभी एक बार में ये समझ में आ भी जाता है, तो अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है दिमाग से उतर जाएगा। वापस से जब कॉपी खोलो तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली में लिखे क्या हो। अभी तो ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला हुआ है, ठीक है। बट कुछ टाइम जाने के बाद अगर ये दिमाग से उतर गया तो फिर से समझ में नहीं आने वाला कि यहाँ पे लिखे क्या है, तो पूरा स्टेटमेंट में लिखना है इसको। नेक्स्ट NCCl4, ठीक है। CCl4, अब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका निकालेंगे, इसका हो जाएगा कितना। अब ये अगर 30 ग्राम, पूरा टोटल हम लोगों ने सॉल्यूशन को 100 ग्राम लिया हुआ था, उसमें से 30 ग्राम तो हो गया, 30 ग्राम तो हो गया बेंजीन, तो बचा कितना, और 70 ग्राम। तो गिवन मास जो हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए वो 70 ग्राम, और इसका हम लोग मोलर मास निकाल लेते कितना हो जाएगा, ये कार्बन, क्लोरीन का होता है 35.5। देखो मॉलिक्यूलर मास जो है बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट्स के तुमको यूज करने हैं, सॉरी जो एटॉमिक मास है बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट्स के, तो जितने तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं सारे के सारे का मास का तुमको यूज नहीं करना होता, ठीक। मोस्टली प्लेसेस पे तुमको कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जगह पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन है, जो मोस्टली प्लेसेस पे तुमको देखने के लिए मिलता है, उनके तो कम से कम एटॉमिक मास अच्छे से याद रख लो, और वो भी डेसिमल वैल्यू के साथ। जैसे क्लोरीन का 17 होता है इसका नंबर, ठीक है, तो इसका जो मास होता है वो हो जाएगा 35.5, तो यहाँ पे 4 है, 2 का कितना हो जाएगा, ये 71, तो 4 का कितना हो जाएगा 142, और साथ में कार्बन है तो ये कार्बन का हो गया 12, ये आ जाएगा 154, ठीक है भाई। तो अब इसका गिवन मास कितना हो जाएगा 70 ग्राम, और मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 154, ठीक है। कैंसिल आउट करें इसको, 7 से तो हो जाएगा ये कैंसिल, 7 1 जा 10 जा, 7 2 जा और 7 2 जा, ठीक है। फिर ये 2 से 5 जा और ये आ जाएगा 11 0.44, वेट 4 5 समथिंग कुछ आएगा, ठीक।
0.45 समथिंग कुछ आने वाला है। तो यहाँ पे NC6H6 मिल गया, NCCl4 मिल गया। ये दोनों वैल्यूज को लेकर के तुमको यहाँ पे पुट करना है और इसका फिर आंसर निकालना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से NC6H6 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, NC6H6 ये है 0.38 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 0.45 प्लस 0.38। इसको डिवाइड करके देख लो भाई कितना आ रहा है आंसर, देख लो इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं सीधा आंसर डायरेक्ट लिखूंगा, जल्दी करो फटाफट, इसको नोट डाउन करो यहां तक जल्दी, और इसको सॉल्व करके उसका वैल्यू लिखो। मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिखने वाला हूं, जल्दी हो गया। गुड गुड वेरी गुड, ठीक। चलो तो इसका आंसर है 0.46, अप्रोक्सीमेट इतना ही आना चाहिए। गुड, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन एक बार रीडिंग करो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है जल्दी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, ठीक, इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाय मास। ठीक है चलो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो सबसे पहला तो इसमें से हम लोग इसका गिवन मास ले लेते हैं। तो अगर टोटल सॉल्यूशन जो है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे भी गिवन है, तो टोटल सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का होगा तब के केस में इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है ये हो जाएगा 20 ग्राम का, ठीक। और क्वेश्चन में बोल रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन बोलने का मतलब जो सॉल्वेंट है यहाँ पे पानी है, वाटर होगा, तो वाटर का जो मास होने वाला रहेगा ये हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक। क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर 100 ग्राम में से 20 ग्राम होगा तब के केस में वाटर जो है ये 80 ग्राम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो लेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, इसको 100 ग्राम मान लेते हैं, देन इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 ग्राम एंड वाटर H2O इक्वल्स टू ये हो जाएगा 80 ग्राम। दोनों का गिवन मास ये हो गया, ठीक। अब हम लोग को निकालना है इनका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे लिख देता हूं इसका C2H6O2 इक्वल्स टू, ठीक, वो उसका मॉलिक्यूलर मास है। और H2O का तो पता ही है, H2O का यहां से हो जाएगा ये 18, ठीक है 18। अब यहां से N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 इक्वल्स टू गिवन मास कितना हो जाएगा ये 20 डिवाइड बाय 62। सॉल्व करो इसको, इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट NH2O इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 18, ठीक है। ये 4.44, ठीक। थ्री जा 32, ठीक है। वो 0.32 आ रहा है, ये 4.44, अप्रोक्सीमेट यही आना चाहिए, ठीक। तो यहां से NC2H6O2 मिल गया और NH2O मिल गया। अब निकालना क्या है यहां से, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा Na मतलब NC2H6O2 डिवाइड बाय NH2O प्लस NC2H6O2। क्लियर, वैल्यूज पुट कर दो भाई। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0.32 डिवाइड बाय 0.32 प्लस 4.44, ठीक। ये सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मैं सीधा आंसर लिखूंगा इसका, जल्दी सॉल्व करो इसका आंसर, जल्दी सॉल्व करो इसको फटाफट। गुड 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 वेरी गुड, ठीक है। देखो 0.06 और मे बी 7-8 समथिंग कुछ आए, ठीक है। तो 0.068 इसको अप्रोक्सीमेट मान लो। क्लियर, इसको जब डिवाइड दोगे तो ये 0.068 समथिंग कुछ आने वाला है। उसके बाद फिर इस पे और पूछा है क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20%। नहीं, ठीक है बस। अब अगर इसमें से तुमको
अगर इसमें से तुमको वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोलता, तब के केस में ये जो न्यूमरेटर का प्लेस है यहाँ पे 4.44 आ जाता, ठीक है, 4.44 आ जाता, फिर इसको सॉल्व करते तो तुम्हारा इसका वैल्यू आ जाता। लेकिन उतना लेंथी कैलकुलेशन करने से बढ़िया इसी नंबर को, ये जीटा ये दिया हुआ है, और अगर हम लोग यहां से निकालेंगे जीटा H2O, ठीक है, तो हमको पता है कि दोनों ही कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है ये 1 होता है। इसमें से सॉरी, ये जो वैल्यू आया है इसको अगर हम लोग 1 से सेपरेट करते हैं तब के केस में जीटा ऑफ H2O मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.068, ये माइनस करने के बाद जो भी इसका वैल्यू होगा वो तुम्हारा जीटा ऑफ H2O का मिल जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक, नोट डाउन करो भाई जल्दी, फटाफट जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? डन? गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन में तुमको 3 सब्सटेंसेस गिवन है। प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ दो ही सब्सटेंसेस गिवन थे जिनको मिलाकर हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ था। यहाँ पे तुमको 3 सब्सटेंसेस गिवन है, और 3 के लिए भी मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था। मैं इसका हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, मेरे हिंट देते देते तक ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो भाई कॉपी में। देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर का परसेंटेज गिवन है यहाँ पे H2O। अगर पूरे, क्योंकि ये 25, 25 और 50, ठीक है, इतने परसेंटेज में अवेलेबल है, तो अगर हम लोग टोटल सॉल्यूशन को अगर 100 मानते हैं तब के केस में H2O हो जाएगा यहाँ से 25 ग्राम का। फिर इथेनॉल, इथेनॉल बोलने का मतलब C2H5OH, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 ग्राम का, ठीक है। और एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक, CH3COOH, ये हो जाएगा यहां से 50 ग्राम का। ये 50% बोल रहा है तो ये हो जाएगा यहां से 50 ग्राम का, ठीक। अब 3 कंपोनेंट्स गिवन है, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C। अब यहां से तुमको निकालना है, अब इनके तुमको निकालने पड़ेंगे यहां से मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद फिर Na निकाल लेना, Nb निकाल लेना और Nc निकाल लेना। Na निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A, यहां से गिवन मास ऑफ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B, और C के लिए गिवन मास ऑफ C डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ C, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आने के बाद जीटा A अगर निकालना है तो जीटा A का वैल्यू कैसे आएगा, यहां से जीटा A का वैल्यू Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। सारे वैल्यूज आने के बाद इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हुए चलना है। जीटा B का वैल्यू यहां से आ जाएगा फिर Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, और जीटा सी का वैल्यू यहां से आ जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। वेट नीचे में, ये डिनोमिनेटर में आएगा Nc डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। तीनों वैल्यूज आने के बाद ये तीनों फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट करना है, तुम्हारा आंसर फाइनल फिर आ जाएगा। जल्दी नोट डाउन करो इतने को फटाफट। हो गया कंप्लीट? ठीक, ठीक है भाई, चलो। तो इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होने वाला है, 2 और हम लोग कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे कवर करेंगे आज, ठीक है। देखो मे भी ये हो जाए, उसके बाद फिर एक कंसंट्रेशन टर्म और बचने वाला होगा तुम्हारा, मे भी एक क्लास और जाए, ठीक, एक क्लास और जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके यूज तुमको आगे में देखने के लिए मिले, और यही पैटर्न पे तुमको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो भी इनसे रिलेटेड होने वाला होगा उसको सॉल्व करना है। तब के केस में सारे के कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से आना चाहिए, ऊपर से सॉल्यूशन भी इसका तुमसे प्रॉपरली होना चाहिए। क्लियर? तो इनके न्यूमेरिकल्स हम स्किप करके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके यूजेस जो है ये हमको आगे में और देखने के लिए मिलने वाला है। इवन अभी नहीं, क्लास 12th में भी तुमको इसके यूजेस देखना है, तो इसी वजह से पूरे डिटेल में जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतने न्यूमेरिकल्स लेते हुए हम लोग साथ में चलेंगे, ठीक। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट, अगले जो 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, एक हो जाएगा इसमें से मोलैरिटी, ठीक, और एक हो जाएगा इसमें से मोलैलिटी। देखो
मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एम का यूज किया जाता है और मोलैरिटी को यूज रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है उसमें तुमको वैल्यू जो रहता है उसमें स्मॉल एम और कैपिटल एम के ही फॉर्म में दिया जाता है, तो तुमको देख करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो मोलर की बात कर रहा है या फिर मोलर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल एम और स्मॉल एम ये दोनों ही साइन याद रखना है, ये दोनों ही सिंबल इसके लिए याद रखना है। देखो ध्यान से, मोलैरिटी अगर बोला जाए तो ये क्या होता है, तो इसमें लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter, dissolved per liter of solution। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ये सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक, यही होता है तुम्हारा मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी जो रहता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें जो तुम सॉल्यूशन लेने वाले रहोगे उसको लीटर में लेना है। ठीक, अगर क्योंकि जनरली क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है सॉल्यूशन को तुमको एमएल में दिया हुआ रहेगा, मिलीलीटर में दिया हुआ रहेगा, तो गलती से भी अगर यहाँ पे मिलीलीटर लेकर के सॉल्व कर दिए, हाँ, तो उसका आंसर जो है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये ध्यान में देना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया हुआ है। क्लियर, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मोलालिटी देख लो, मोलालिटी का फॉर्मूला देख लो, फिर इसके बाद इसको हटा करके फिर इसको हम लोग देखने वाले रहेंगे। क्लियर, देखो मोलालिटी जो रहता है ये हो जाएगा सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन या फिर डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यही एक फॉर्मूला है जिसमें कि डिनोमिनेटर में तुमको सॉल्वेंट दिखने वाला है। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले में हम लोगों ने नीचे में वॉल्यूम या फिर मास जो भी लिया हुआ था, नीचे में हम लोगों ने सॉल्यूशन ही लिया हुआ था। बट मोलैलिटी जो है इसी का एक फॉर्मूला ऐसा आता है जिसमें कि तुमको नीचे में बोलने का मतलब डिनोमिनेटर में तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट। क्लियर, और सॉल्वेंट का भी जो मास लेने वाले रहोगे वो इन केजी होने वाला होगा। ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से मोलैलिटी का फॉर्मूला एम इज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहां से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये तुमको ध्यान में रखना, इसमें ये लीटर में था। क्लियर, इसमें ये लीटर में था और यहाँ पे ये आ गया है केजी में। क्लियर है इतना? ठीक है भाई, जल्दी नोट डाउन करो इसको, दो फॉर्मूले लिखो जल्दी इसको फटाफट, फिर मोलैरिटी हम लोग थोड़ा सा और देखने वाले हैं डिटेल में। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो, जैसे हम लोगों ने सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो शॉर्ट में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा एन बी डिवाइड बाय, यहां से आ जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलने का मतलब इसको वी इन लीटर ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे इसको अगर लिखना रहा तो इसको भी लिख सकते हैं एन बी डिवाइड बाय, यहां से ये क्या जाएगा एम मतलब मास। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को ए मानते हैं, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं एम ए। ठीक है, एम ए इन केजी, ये हो जाएगा इन केजी। बस इतना ही तुम लोग को फॉर्मूला ध्यान में रखना है। याद रखना हम लोग यहाँ पे एम को 3 बार यूज किए हुए हैं,
एक कैपिटल एम यहाँ पे, एक स्मॉल एम यहाँ पे और एक एम यहाँ पे यूज कर रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो एम ए लिखा हुआ है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, क्लियर। स्मॉल एम से जो इसको रिप्रेजेंट किया गया है ये है मोलालिटी, और कैपिटल एम से जो रिप्रेजेंट किया गया है ये हो जाएगा मोलारिटी, ठीक। चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो भाई, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। डन, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसमें से थोड़े से ये जो मोलारिटी है, मोलारिटी को और थोड़ा सा आगे देखते हैं, ध्यान से समझो। देखो यहां से इसको अब आगे लेकर चलते हैं। मान लो, क्योंकि इसके और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो मान लो हमारे पास दो डिफरेंट लिक्विड्स है, ठीक है। जैसे मान करके चलो, एक है मान लो ए और एक है मान लेते हैं बी, ठीक। इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स किया, ठीक है। मान लो यहां से कि ये जो ए है इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम जो है ये है V1, ठीक। और साथ ही साथ इसका मोलैरिटी मान करके चलो M1, ठीक। ये हो जाएगा मोलैरिटी, क्लियर। सेम ऐसे ही बी के लिए देखेंगे तो बी के लिए मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है ये हो जाएगा V2 और इसका जो मोलैरिटी है इसको मान करके चलो ये M2, ठीक। इसका 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 मोलैरिटी M2, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2। अब ध्यान दो यहाँ पे आगे, जब इन दोनों ही डिफरेंट लिक्विड्स को हम लोगों ने मिलाया और मिला करके इसमें से हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है। जब ए और बी इन दोनों को मिला करके हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन अगर ए लेकर के चलते हैं ए, तब के केस में ये क्या आ जाएगा M1V1, ठीक है, M1V1 ये मान करके चलो अभी के लिए फिलहाल, इक्वल्स टू सॉरी प्लस दूसरा जो मिलाया गया है ये हो जाएगा M2V2, ठीक है। दोनों ही जो डिफरेंट लिक्विड्स है इनको हम लोगों ने मिलाया, ये ए लिक्विड था ये बी लिक्विड था, तो जो नया लिक्विड बन करके आएगा, जो नया लिक्विड बन करके आएगा उसका मोलैरिटी और वॉल्यूम, देखो ध्यान से, ये अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम मान लो इसका अगर 10 लीटर है और इसका अगर 10 लीटर है तो दोनों मिलकर के 20 लीटर ही बनाएंगे, तो वॉल्यूम जो रहता है ये दोनों का क्या होता है यहाँ से ऐड हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से V1 प्लस V2, और मोलैरिटी जो है ये डिफरेंट हो जाएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं M3, ठीक है। पहले इसको लिखो फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको लिखो, नोट डाउन करो इसको जल्दी, हो गया नोट डाउन, डन डन, गुड। आगे देखो, अब इसको समझते हैं, देखो ध्यान से समझो इसको। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया हुआ है ए जिसका की मोलैरिटी है M1 और वो कितने वॉल्यूम में अवेलेबल है बोलने से ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम, ठीक। और एक सॉल्यूट लिया हुआ है जिसका की वॉल्यूम है V2 और उसका मोलैरिटी जो है ये है M2, ठीक है। अब मोलैरिटी कैसे निकालते हैं वो ऊपर में हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है और अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ के कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस को जब मिक्सअप किया जाएगा, जब दोनों को मिलाया जाएगा तो जो नया सॉल्यूशन बनकर के आने वाला होगा उसका मोलैरिटी क्या होने वाला होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो जनरली तुमको ये वैल्यूज जो है ये क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, बोलेगा कि जो सब्सटेंस ए है ये इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है जिसका कि मोलैरिटी समथिंग कुछ होने वाला होगा, ठीक है। वहीं जो सब्सटेंस बी है इसका वॉल्यूम गिवन रहेगा और इसका मोलैरिटी समथिंग कुछ गिवन होने वाला होगा, क्लियर। दोनों को यूज करते हुए यहां से दोनों का जो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनने वाला होगा उसका मोलैरिटी का वैल्यू, ये M3 का वैल्यू, ये तुमको फाइंड आउट करना होता है, ठीक। तो यहां से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका मोलैरिटी कितना होगा उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूले के लिए लिख सकते हो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला किसके लिए है बोलने से ये हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी, और ए कितने कितने वॉल्यूम में अवेलेबल है V1, इसके लिए लिख लेना भाई नीचे में ही या बाजू में ही लिख लेना, ये इसका मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम है इसका V1 और इसका मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम है इसका V2, ठीक है। ये इस हिसाब से इन कॉम्पोजिशंस में ये अवेलेबल है, ठीक। तब के केस में जो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आएगा ये हो जाएगा M3,
ठीक है, ये है तुम्हारा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, इतना समझ में आ गया? इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान में आएगा फिर। जल्दी करो जल्दी। डन। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो ध्यान से सुनो। मोलैरिटी बोलने का मतलब होता है जैसे 1 लीटर का हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया तो उसमें से अगर चेक करते हैं, मान लो कितने भी लीटर का सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 50 लीटर का ए, ठीक है, मान लेते हैं यहां से मैंने लिया हुआ है 50 लीटर का ए, ठीक, जो भी सॉल्यूशन है उसमें मान लो 50 लीटर का है, ठीक, कितने भी लीटर का ले सकते हो। अब हम लोग ये देखेंगे पूरा का पूरा वो तो सॉल्यूशन हो गया, ठीक, जैसे मान लो ये हो गया एक सॉल्यूशन। एक सेकंड, मैंने इसको सॉल्वेंट और इसको सॉल्यूट बोल दिया था, नहीं, ए और बी जो है ये सॉल्यूशन ही है, ठीक है, ए और बी जो है ये सॉल्यूशन ही है, ठीक, ए और बी डिफरेंट सॉल्यूशन है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। अब देखो ध्यान से, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो ए जो सॉल्यूशन है इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होगा, और बी जो सॉल्यूशन है इसमें भी कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, ठीक। अब जैसे मान करके चलो इसको कितने भी अमाउंट में ले लिए, कितने भी अमाउंट में ले लिए हम लोग, अब उसमें से जितने भी अमाउंट में उसको लिए हुए रहेंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसमें से जितने भी अमाउंट पे हम लोगों ने ए लिया हुआ है, ए का 1 लीटर जब बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने डिसॉल्व है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने डिसॉल्व है, ये हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ए, ठीक। वो गलती से इसको सॉल्वेंट और इसको सॉल्यूट बोल दिए थे, ऐसे नहीं, ए और बी दोनों है, दोनों के दोनों यहाँ पे सॉल्यूशन ही होंगे, ठीक है। तब के केस में वो हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ए। अब ऐसे समझो कि ए सॉल्यूशन के 1 लीटर में 1 लीटर ऑफ ए कंटेन्स 1 लीटर ऑफ ए कंटेन्स 5 सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, 5 सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, ऐसे समझो, या फिर 1,000 लिए हुए है तो 1000 पार्टिकल्स ऑफ जो भी सॉल्यूशन है, 1000 पार्टिकल्स ऑफ जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसमें से 5 पार्टिकल्स जो है वो किसके हो जाएंगे, सॉल्यूट के हो जाएंगे, ठीक है। तब के केस में इसका मोलैरिटी जो आने वाला होगा वो 5 आने वाला होगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? तब के केस में इसका मोलैरिटी जो है ये 5 आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे जैसे ये सॉल्यूट बी लिए हुए हैं तो सॉल्यूट बी भी किसी भी अमाउंट में ले लिए रहोगे, उसमें से अगर 1 लीटर सॉल्यूशन भी निकालोगे, 1 लीटर सॉल्यूशन भी निकालोगे तो उसमें से चेक करना है कि बी सॉल्यूशन में उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। क्लियर? तो वो हो जाएगा मोलैरिटी फॉर सॉल्यूशन बी। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? मोलैरिटी क्या होता है समझ में आ गया? किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर के कॉम्पोजिशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यही होता है मोलैरिटी। और ये हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। अगर हम लोग 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस लेते हैं, उनको अगर मिक्स किया जाए तो जो मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी कितना है, अगर ये निकाला जाता है तो ये आ जाएगा तुम्हारा M3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलैरिटी के लिए। अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको समझो ध्यान से। पिछले वाले में हम लोगों ने मोलैरिटी निकाला हुआ था 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद, ठीक। अब यहां पे लिखना मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब होता है उसमें हम लोग सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो और ज्यादा मिलाना चालू करते हैं, ठीक है, और ज्यादा उसको मिलाना चालू करते हैं। अब ऐसे समझो ध्यान से, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज किया हुआ है ए, ठीक है,
सॉल्वेंट यूज किया है ए, और यहाँ पे मान लो मैंने एक सॉल्यूट यूज किया हुआ है बी। मान लो ये ए जो है ये H2O है और ये बी जो है ये शुगर ले लेते हैं, ठीक है, इसको शुगर ले लेते हैं। अब आगे देखो, मान लो इसमें पूरे सॉल्यूशन सॉरी, ये H2O जो है यहाँ पर इसके 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, H2O के यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और शुगर का जो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, शुगर का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 5 है, ठीक है। शुगर के यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स और इसके 100 मॉलिक्यूल्स, क्लियर, इतने यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब समझो अगर मैं इसको डाइल्यूट करूंगा, अब अगर मैं इसको डाइल्यूट करूंगा, बोलने का मतलब मैं इस पे वाटर जो है और ज्यादा अमाउंट पे मिलाना चालू करता हूं, ठीक। अब ध्यान दो, अभी मैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन को अगर बाहर निकालता हूं तो आउट ऑफ 100 पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स यहाँ पे शुगर के हो जाएंगे? 5। आउट ऑफ 100 5 पार्टिकल्स, आउट ऑफ 100 5 पार्टिकल्स, दोनों को मिलाने के बाद पूरे सॉल्यूशन में से कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 5 पार्टिकल्स हो जाएंगे शुगर के, क्लियर। अब समझो अगर मैं यहाँ पे 100 पार्टिकल्स और वाटर के मिलाता हूं, ठीक है, तब के केस में शुगर का जो कंटेंट था ये तो उतना ही है, सॉल्यूट को हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं उसमें से इंक्रीमेंट किया हुआ है या डिक्रीमेंट किया हुआ है। तब के केस में समझो अब इसमें से 100 पार्टिकल्स वाटर के और ऐड हो गए, तो इसका जो फ्रैक्शन आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाई 205, अप्रोक्सीमेट डबल है, अप्रोक्सीमेट वो डबल है, ऐसे समझो। अब जैसे समझो पहले हम लोग 105 निकाल रहे थे तो इसमें से 5 पार्टिकल्स निकल करके आ रहे थे, किसके? सॉल्यूट के। अब इसमें से जैसे अब 205 में से 5 निकल करके आ रहा है, बोलने का मतलब अगर इसको आधा करते हैं, इसको अगर आधा करते हैं तो अप्रोक्सीमेट मान करके चलो ये 105 आएगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5। इतना समझ में आ गया? तो देखो पहले जब इसको हम लोगों ने वाटर डाइल्यूट नहीं किया हुआ था, वाटर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ था, तब के केस में 100 पार्टिकल्स में 105 पार्टिकल्स में से 5 पार्टिकल्स सॉल्यूट के मिल रहे थे, ठीक। अब अगर हम लोग इसी को कंपेयर करेंगे, इसमें आफ्टर डाइल्यूशन, बोलने का मतलब इसमें पानी मिलाने के बाद, तब के केस में अब अगर 105 पार्टिकल्स निकालते हैं तो उसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ 2.5 पार्टिकल्स ऑफ शुगर ही देखने के लिए मिलेगा, रेशियो के हिसाब से अगर देखोगे तो। बोलने का मतलब आफ्टर डाइल्यूशन जो इसका मोलैरिटी है वो कम हो जाएगा। बात समझ में आया? इतना पहले इसका मोलैरिटी इतना था, एग्जांपल के लिए समझो, पहले इसका मोलैरिटी था इतना, क्लियर। अब जो है इसका मोलैरिटी जस्ट हाफ हो चुका है आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। बोलने का मतलब अब पूरे सॉल्वेंट में से या पूरे सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट कंटेंट है, ठीक है, वो कम अपीयर होगा। पहले कम सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूट था, अब उतना ही सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, बोलने का मतलब इसका अमाउंट जो है वो अब कम अपीयर होगा, क्लियर। इतना तो पहले जो मोलैरिटी था वो ज्यादा था, अब पानी मिलाने के बाद आफ्टर डाइल्यूशन जो इसका मोलैरिटी है ये कम हो जाएगा, क्लियर हुआ? इतना ये समझ में आया? तो समझो ध्यान से, जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उसमें और वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तब के केस में उसका वॉल्यूम और उसका मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू ये होता है कांस्टेंट, ठीक। अब ध्यान दो, अगर कोई सा भी क्वांटिटी कांस्टेंट होता है तो इसको लिखने का तरीका, क्योंकि यही तरीका हम लोग आगे में और बहुत जगह में यूज करने वाले हैं, देखो ध्यान से, अगर mv इक्वल्स टू कांस्टेंट है तब के केस में ये हो जाएगा m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, ठीक। बोलने का मतलब यहां पे ये है कि पहले जैसे मान लो यहां पे हम लोगों ने पहले क्या लिया हुआ था, इसका सॉल्यूशन कितने का था? पहले सॉल्यूशन कितने का था? 105 का, ठीक। और सॉल्यूट कितने का था? ये 5 का। बाद में आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन कितने का हो गया? ये हो जाएगा 205 का, ठीक, 205 का। और सॉल्यूट अभी भी कितना है? सॉल्यूट अभी भी 5 है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर हम लोग इसका मोलैरिटी निकालते हैं, मान लो इसका मोलैरिटी है m1, ठीक, और इसका वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है इसका 500 दिख रहा है, ये 105, इसी को एज्यूम कर लो ये है v1, क्लियर। इतना और
आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने के बाद इसका मोलैरिटी में चेंज हो जाना है और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम फिर इसका इंक्रीज हो जाएगा और मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो आफ्टर डाइल्यूशन इसका मोलैरिटी को मान लेते हैं M2 और इसका वॉल्यूम जो है ये V2 बन जाएगा। क्लियर है? तब के केस में ये फॉर्मूला तुम्हारा एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डाइल्यूशन के लिए, ठीक है, कोई सा भी एक सॉल्यूशन तुम्हारा दे दिया जाएगा, उसका वॉल्यूम गिवन रहेगा, कोई सा भी एक सॉल्यूशन गिवन दिया जाएगा, उसका वॉल्यूम तुमको गिवन रहेगा और उसका मोलैरिटी तुमको गिवन रहेगा। क्लियर? और बोला जाएगा कि उसको डाइल्यूट करना है और उसमें से समथिंग कुछ लीटर ऑफ वाटर या फिर कुछ भी सॉल्वेंट और ऐड करना है, ठीक है। तब के केस में तुमको जो दूसरा सब्सटेंस है उसका भी वॉल्यूम गिवन है और पूछा जाएगा कि आफ्टर डाइल्यूशन जो नया सॉल्यूशन बनकर के आएगा उसका मोलैरिटी कितना होने वाला। तब के केस में तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे M1V1 = M2V2। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? लिखो भाई, ये फॉर्मूला भी लिखो जल्दी फटाफट। तो मोलैरिटी से हम लोगों ने टोटल 3 फॉर्मूले देख लिए। एक तो मोलैरिटी का खुद, ठीक है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड फॉर्मूला देख लिया जो था दो डिफरेंट सॉल्यूशन को जब मिलाया जाता है तो जो उसमें से सॉल्यूशन नया सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसका मोलैरिटी कितना हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला था M1V1 + M2V2 = M3 मल्टीप्लाई बाय V1 + V2, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होने वाला। इसका वॉल्यूम V1 था, दूसरे का V2 था, तो दोनों मिलकर के V1 + V2 ही वॉल्यूम बनाने वाले होंगे। क्लियर? और तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने के बाद उसका मोलैरिटी कैसे निकाला जाता है, उसके लिए ये फॉर्मूला है M1V1 = M2V2। ठीक है? क्लियर? गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो देखो अब इससे रिलेटेड हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल्स आज कर लेते हैं। पहले ध्यान से देखो, मैं ही यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, देखते हुए और उसको समझते हुए चलो। ठीक है, तो एक बार रीडिंग करो क्वेश्चन जल्दी से। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.5 मोलर, कैपिटल M दिया हुआ है, बोलने का मतलब मोलर, यूरिया सॉल्यूशन एंड 500 ml ऑफ 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो हम लोगों ने मोलैरिटी के लिए सेकंड नंबर का फॉर्मूला देखा हुआ था कि दो डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशंस को मिलाया जाएगा तो नया जो सॉल्यूशन बन करके आता है उसका मोलैरिटी निकालने वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले इसको देखो और इसको समझने की कोशिश करो। देखो बोल रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, तो ये तुम्हारा V1 दे दिया है, पहले वाले सॉल्यूशन का V1 दे दिया और उसका मोलैरिटी दे दिया, बोलने का मतलब M1 दे दिया है, और दूसरे वाले सॉल्यूशन का यहां से V2 और ये दे दिया है M2। क्लियर? अब तुमको जो है फाइंड आउट करना है M3, दोनों को मिक्स करने के बाद M3 का वैल्यू क्या आने वाला होगा, बोलने का मतलब सॉल्यूशन के मोलैरिटी का। चलो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले रहेंगे, यहां से M1V1 + M2V2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा M3 और V1 + V2। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम यहां पे तुमको लीटर में ही लेना है। ठीक है, मोलैरिटी अगर आया तो यहाँ पे वॉल्यूम तुमको लीटर में ही लेना है। मोलैरिटी इसका कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 प्लस मोलैरिटी इसका हो जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ml में दिया हुआ उसको लीटर में पहले कन्वर्ट करोगे 0.5 लीटर इक्वल्स टू M3 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है V1 + V2, V1 दिया हुआ है 2.5 प्लस ये हो जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 3, इधर इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 25, 5 जा 125, तो ये हो जाएगा 1.25। क्लियर? प्लस ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू M3। तो यहां से M3 का वैल्यू निकाल लो भाई,
ये हो जाएगा 2.25 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 3 0 जा 0.37 जा और 35 जा 0.75 मोलर। ठीक है, 0.75 मोलर ये हो जाएगा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है उसका मोलैरिटी। नोट इट डाउन फास्ट। डन डन, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को रीडिंग लगाओ जल्दी। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 6C6H12O6 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को बोल रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहां से मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो भाई। मोलैरिटी इज इक्वल टू यहां से हो जाता है कितना, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलो तो इसमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सबसे पहला तो उसमें से गिवन मास और मोलर मास इसको निकालना पड़ेगा। इसमें से ग्लूकोज दिया हुआ है कितना 36 ग्राम, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 180। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास जो है ये होता है 180 और गिवन मास है इसका 36 ग्राम, ये हो जाएगा इसका 36। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, कितना हो जाएगा ये 36 डिवाइड बाय 180। क्लियर, बस सारे वैल्यूज ला करके रख दो भाई यहाँ पे। एक सेकंड, मोलैलिटी बोला है, वेट, मोलैलिटी बोला है, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी, मतलब स्मॉल एम निकालना है। और स्मॉल एम निकालने के लिए ऊपर का तो वही निकालोगे, ऊपर में झंझट नहीं, ऊपर का वही रहने वाला है। ठीक है, नीचे में नंबर, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये चेंज होगा। क्लियर, ठीक। अब देखो आगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया यहां से, ये हो जाएगा 36, 18 2 जा और ये हो जाएगा 18 10 जा, ये हो जाएगा 0.2। बोलने का मतलब ये हो गया 0.2 और डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 0.25। केजी में लेना है, वो ग्राम में दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 0.25। इसको सॉल्व कर देना भाई, कितना आ जाएगा ये आंसर, 20 डिवाइड बाय 25 है, तो ये 4 जा और ये 5 जा, ये आ जाएगा 0.58 जा, 0.8। डन, गुड, वेरी गुड। देखो इतना होने के बाद अब ये एक क्वेश्चन और आ गया, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a solution is prepared by dissolving 4 ग्राम of NaOH to give 500 ml of it, calculate the molarity। इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। चलो ये क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखो ध्यान से, मोलैरिटी निकालना है तो m इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय यहां से आ जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इन लीटर। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करो अब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ये कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा, NaOH का निकालना है, सोडियम, सोडियम का होता है 23 और फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा यहां से 16 और हाइड्रोजन का यहां से हो जाएगा ये 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 40। क्लियर, तो NaOH का यहां से आ गया 40, गिवन मास कितना है 4, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये 500 ml बोल रहा है, मतलब ये 0.5 लीटर। ठीक, 0.5 लीटर। नेक्स्ट ये हो जाएगा 1/10, 1/10 और मल्टीप्लाई भाई ये जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 0.5, बोलने का मतलब 1/5, ये हो जाएगा 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। ठीक है, 0.2। पिछले वाले में भी मैंने कैपिटल एम लिख दिया था, 0.8 वो मोलल है, वो 0.8 मोलल, स्मॉल एम लिखना है वहां। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने गलती से उसको शायद तक कैपिटल एम लिख लिया था,
ठीक है, तो वो कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम होने वाला होगा, 0.8 मोलर, और ये हो जाएगा 0.2 मोलर कैपिटल एम। क्लियर? नोट डाउन करो भाई इसको जल्दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। आज सेशन एंड किया जाता है, जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर सेशन एंड किया जाएगा।